A1 क्लासेज परिवार की ओर से सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं राकेश मेहता, केमिस्ट्री 12th। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, जो 3 मार्क्स का है। और इसमें 2+1 डिवाइडेशन रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो 12th का पेपर होता है वो ABCD ग्रुप में होता है। ABCD ग्रुप में 4 भागों में बटा होता है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, इसमें 2 मार्क्स का आता है, इसमें 3 मार्क्स का आता है, इसमें 4 मार्क्स का आता है। इसमें हम यूँ कह सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के। तो ये ध्यान रखना, केमिस्ट्री में हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं अपन। पदार्थ, मैटर। पदार्थ होते क्या है? जो भी कोई स्थान घेरता हो या जिसका कोई आयतन या भार द्रव्यमान होता हो, वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ जो है वो 3 अवस्थाओं में होते हैं। पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हैं। तो इधर देखें, स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव व गैस। कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें अवयवी कण कहते हैं। और ये अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं, या तो परमाणु या अणु या आयन हो सकते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। तो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था हुई? ठोस, द्रव व गैस। तो ठोस अवस्था जो होती है, देखना इधर, ठोस अवस्था में जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं या आयन होते हैं, ये बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत पास होते हैं। और इन परमाणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान होता है ये बहुत कम, या अपन यूँ कह सकते हैं कि परमाणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। साथ ही अंतरानाभिकीय दूरी बहुत कम होती है। तो ठोस में अणु, परमाणु या आयनों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? अत्यधिक होता है। और अंतरानाभिकीय दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है। जबकि द्रव में जो अणु होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें परमाणु या अणुओं के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। और अंतरानाभिकीय दूरी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जबकि गैस के अणुओं के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। मतलब अणु बहुत दूर होते हैं, देखो बहुत दूर होते हैं, और अंतर्नाभिकीय दूरी बहुत अधिक होती है। ये ध्यान रखना। ठोस अवस्था में पदार्थ जो होते हैं वो ठोस में आयतन, आकार वो दोनों निश्चित होते हैं, जबकि इसमें आयतन निश्चित होता है और
जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और गैस में आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से अपन 11th में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसको समझ सकते हैं। और अब अपन जो पहला चैप्टर है उसके अपन शुरुआत करते हैं। ठोस होते क्या है? ठोस पदार्थ वे होते हैं जिनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है और अंतर्नाभिक की दूरी बहुत कम होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि कमरे के ताप पर उनका गलनांक अधिक हो। मतलब या यूँ कह सकते हैं कि जो सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है उस पर उनका गलनांक कमरे के ताप से अधिक होता है और ठोस होते हैं, यानी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पिघलकर द्रव में बदल जाते हैं। देखिएगा, ठोसों के अभिलक्षण या गुण। ठोसों के अभिलक्षण या गुण। ठोसों के अभिलक्षण या गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं। जो ठोस होते हैं, सभी ठोस जो होते हैं उनका आकार, आयतन व आकृति निश्चित होती है। ठोसों का आकार, आयतन व आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। दूसरा पॉइंट, इनके अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। इसी कारण अणु कहाँ होते हैं? पास पास होते हैं। अंतरानाभिकीय दूरी डिस्टेंस, अंतरानाभिकीय दूरी क्या होती है? बहुत कम होते हैं। अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? सर्वाधिक होता है। इसी कारण अणु क्या होते हैं? पास पास होते हैं और इनके अणु के मध्य रिक्त स्थान बहुत कम होता है। अंतर्नाभिकीय दूरी बहुत कम होती है। इस प्रकार से ये 3 पॉइंट हुए अभिलक्षण में। चौथा पॉइंट है गलनांक मेल्टिंग पॉइंट व क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। उच्च होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट, इनका जो घनत्व है, डेंसिटी, इनका घनत्व द्रव व गैसों की तुलना में सर्वाधिक होता है। इनका घनत्व द्रव गैसों की तुलना में सर्वाधिक होता है। 6 नंबर, ये कठोर होते हैं तथा इनकी ऊष्मीय ऊर्जा
बहुत कम होती हैं, बहुत कम होती है। इनका घनत्व द्रव व गैस की तुलना में सर्वाधिक ये कठोर होते हैं तथा इनकी ऊष्मीय ऊर्जा बहुत कम होती है। तो आप ध्यान रखना, ठोसों के अभिलक्षण में आपसे केवल एक या दो अभिलक्षण पूछता है या गुण पूछता है। एक नंबर में पूछेगा जरा तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई अगर एग्जाम में आ जाए कि ठोसों का कोई एक अभिलक्षण दीजिए तो आपको जो सीधा सरल लगे वो आपको देखना है। अगर ऐसे देखो तो एक और है, इनमें जो विसरण की दर होती है, विसरण की दर, डिफ्यूजन रेट, दर नगण्य होती है। विसरण की दर क्या होती है? नगण्य होती है। और सर्वाधिक विसरण की दर पाई जाती है गैसों में, और ये द्रव व गैस से क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। द्रव या गैस से अधिक स्थायी होते हैं। तो ये ध्यान अपन को रखना है। इसमें से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2 पॉइंट ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अभी तक आया नहीं यहाँ से, आगे देखिए। ये जनरल ये ठोस, द्रव, गैस से अधिक स्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं। अगर क्वेश्चन बनाए तो ऐसे, क्यों स्थायी होते हैं, क्यों ऐसे पूछ ले तो क्या? ठोस, द्रव, गैस से अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? देखना इधर। जो ठोस होते हैं, आंसर में दो विरोधी बल कार्य करते हैं, दो विरोधी बल के कारण। दो विरोधी बल कौन कौन से? एक तो अंतर आणविक आकर्षण बल, और एक होती है ऊष्मीय ऊर्जा। तो ये ध्यान रखना, जिस पदार्थ में, यानी पदार्थ की जिस अवस्था में अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा हो और ऊष्मीय ऊर्जा क्या हो? कम हो, तो फिर वो अवस्था कौन सी होगी? ठोस होगी, अतः ये अधिक स्थायी होगी। इस कारण अणु कहाँ होते? इसके पास होते। परंतु ध्यान रखना, गैस में ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? अधिक होती है, और अधिक होने के कारण ये कम स्थायी होता है, और अणु कहाँ होते हैं? इसके दूर होते हैं। तो यूं कह सकते हैं अपन, दो विरोधी बल इसका कारण है। एक तो क्या है? अंतर आणविक, इंट्रामोलिक्यूलर, अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और दूसरी होती है हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? बहुत कम होती है। मतलब अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा होता है और ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि ठोस, द्रव व गैस से अधिक स्थायी होते हैं, और द्रव व गैस से अधिक स्थायी होने के कारण अपन कह सकते हैं। क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? दो विरोधी बल के कारण। तो कौन कौन से बल हुए? अंतर आणविक आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा। तो यह आपके 1 मार्क्स में पूछ सकता है। देखिए आगे। ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। ठोस सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और ये जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर है। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर होता है। कौन कौन से होंगे? एक तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड।
जो क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनके अणुओं की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है। ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है? निश्चित होती है, जबकि इनमें क्या होती है? अनिश्चित होती है। तो थोड़ा सा अपन इसको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और साथ ही अपन इसमें फिर आगे अंतर लिख लेंगे, डिफरेंट कर लेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम? क्रिस्टलीय जो ठोस होंगे, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन मेट सॉलिड, और यहाँ होगा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहते हैं और इनको कहते हैं आभासी ठोस, आभासी ठोस, या एक और शब्द है सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव। तो क्रिस्टलीय ठोस को क्या कह सकते हैं अपन? वास्तविक ठोस। और ये क्या होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव। तो हम यूँ कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस वे होते हैं जिनमें अवयवी कणों की ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित होती है, और इनमें ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है? अनिश्चित होती है। एक और चीज, इसमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो होती है दीर्घपरासी व्यवस्था, दीर्घपरासी व्यवस्था, और इसमें होती है लघुपरासी व्यवस्था। दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब है कि जो अवयवी कणों का जो पैटर्न होता है, पैटर्न उसकी लगातार या नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती रहती है, लगातार या नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है, जबकि इसमें लघु समय के लिए पुनरावृत्ति होती है, थोड़ी सी पुनरावृत्ति होती है, इसे अपन लघुपरासी व्यवस्था कहते हैं। इसमें देखो देशिकता देखें अपन, तो देशिकता में ध्यान रखना ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं, ये विषम देशिक प्रकृति के और ये होते हैं समदेशिक प्रकृति के। अब ये क्या होते हैं विषम देशिक और समदेशिक प्रकृति? तो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। विषम देशिक प्रकृति और समदेशिक, तो ये विषम देशिकता दर्शाते हैं और ये समदेशिकता दर्शाते हैं। तो विषम देशिकता समदेशिकता पे क्वेश्चन आ चुका है 2 या 3 बार। क्या होती है विषम देशिकता? ऐसे पूछता है कि क्रिस्टलीय ठोस कौन सी देशिकता दर्शाते हैं, या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विषम देशिक या समदेशिक, तो क्या लिखोगे? विषम देशिक। तो ये विषम देशिक होते हैं। इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं? असतत होते हैं। इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं और इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं? सतत होते हैं। शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व, ये असतत और ये सतत। मतलब अपन यूँ कह सकते हैं जब पिघले हुए किसी ठोस को ठंडा करते हैं तो कुछ बिंदु जो तापमान के कुछ बिंदु होते हैं वो हमें निश्चित प्राप्त होते हैं, निश्चित प्राप्त होते हैं। इसमें कोई बिंदु निश्चित नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए अपन कह सकते हैं सतत, यहाँ क्या होते हैं? असतत। और इनके गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, और इनके गलनांक क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, या फिर अपन यूँ कर सकते हैं धारदार हथियार जैसे चाकू से हम अगर इसको काटें, क्रिस्टलीय ठोसों को काटें, तो इनकी सतह क्या होती है? इनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, चिकनी होती है। क्या होती है? चिकनी। तो इनकी सतह काटने पर चिकनी होती है, सपाट होती है। और इनकी सतह होती है खुरदरी, रफ जिसे कहते हैं, खुरदरी सतह। इनको काटेंगे तो खुरदरी सतह अपन को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछता है। आपको ध्यान रखना है, या तो एक अंतर पूछेगा या 2 अंतर पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट याद रखना है। तो देखते हैं डिफरेंट, लिख लेते हैं अपन। देखना है एक तरफ तो क्रिस्टलीय ठोस,
क्रिस्टलीय ठोस और दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोस। डिफरेंट है। और यहाँ लिखेंगे अपन गुण, प्रॉपर्टीज। ये तो एक तो है गुण इनके, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ये लिखें। तो गुण में देखना, पहला ज्यामिति। इनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित व नियमित होती है। इनकी ज्यामिति, ज्योमेट्री अनिश्चित या अनियमित होती है, अनियमित होती है। तो ज्यामिति, पहला गुण क्या है इसकी? ज्यामिति क्या होती है? निश्चित या नियमित होती है, और इनकी अनिश्चित या अनियमित होती है। सेकंड है कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था। तो कणों की व्यवस्था देखें तो यहाँ होती है दीर्घ परासी व्यवस्था। क्या होती है? दीर्घ परासी व्यवस्था। इसका अर्थ यह है कि जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों के पैटर्न की पुनरावृत्ति नियमित होती है। मतलब उनका पैटर्न जो है उसकी पुनरावृत्ति क्या होती है? नियमित होती है। इसे कहते हैं हम दीर्घ परासी व्यवस्था। और ये अपन क्वार्ट्ज में देख सकते हैं। क्वार्ट्ज खनिज है और इनकी होती है लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था। तो कणों की व्यवस्था कैसी होती है? क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ परासी व्यवस्था, और इसमें क्या होती है? लघु परासी व्यवस्था। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है इनका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। इनके क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, क्योंकि कणों की व्यवस्था निश्चित, तो गलनांक होता है निश्चित होते हैं। यहाँ क्या होते हैं? अनिश्चित। यहाँ अनिश्चित होते हैं। चौथा पॉइंट है देशिकता। देशिकता, यह होते हैं विषम देशिक। क्या होते हैं? विषम देशिक। एन आइसोट्रोपी, एन आइसोट्रोपी, विषम देशिक। और ये क्या होते हैं? समदेशिक। समदेशिक होते हैं। तो ये ध्यान रखना, 2-3 बार के पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, बोर्ड के पेपर में। विषम देशिक, समदेशिक क्या होता है, तो ये ध्यान है। तो देशिकता, तो क्रिस्टलीय ठोस कौन सा गुण दर्शाते हैं? ये विषम देशिक होते हैं और ये समदेशिक होते हैं। तो ये अपन आगे समझेंगे। विषम देशिक, समदेशिक क्या होता है। 5 नंबर है प्रकृति। प्रकृति, नेचर। प्रकृति, ये क्या होते हैं? वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस होते हैं। और ये क्या होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब इसको गर्म करके पिघलाते हैं या फिर इसको अपन गर्म करते हैं तो इसके गलनांक से उच्च ताप पर ये पिघलना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे प्रवाहित होते हैं द्रव की तरह। तो द्रव की तरह प्रवाहित होने के कारण इन्हें आभासी ठोस भी कहते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता है, इस कारण हम इसे आभासी ठोस कहते हैं। जिसे कांच देखा होगा आपने, कांच, रबर, प्लास्टिक। अगर कांच को हम गर्म करते हैं तो इनमें पिघलकर प्रवाह का गुण पाया जाता है। इसी कारण कांच को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड।
अति शीतित द्रव भी कहते हैं। तो ये होगी नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति में हम क्या लिखेंगे, ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये आभासी ठोस या अति शीतित द्रव होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक और आगे शीतलन वक्र। शीतलन वक्र देखना इधर। शीतलन वक्र शीतलन वक्र कूलिंग कर्व। इसमें शीतलन वक्र होते हैं असतत और इसमें होते हैं सतत। जब किसी क्रिस्टलीय ठोस को अपन पिघलाते हैं तो इसका गलनांक जहाँ तक पूरा पदार्थ नहीं पिघल जाए वहाँ तक निश्चित होता है, या अपन यूँ कर सकते हैं वक्र खींचने पर इसमें बिंदु निश्चित बिंदु प्राप्त होते हैं, जबकि इसमें अनिश्चित होता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि इसमें हम शीतलन वक्र असतत प्राप्त करते हैं, जैसे ये टेम्परेचर और ये ताप डिग्री सेल्सियस और ये समय है, समय मिनट में ले लेते हैं, मिनट में। जैसे ये 0, 20, 40, 20, 40, 60, 80, 100, ये 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें समय लेते हैं अपन 20 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट। तो हम ताप और समय के मध्य क्रिस्टलीय ठोस के लिए कूलिंग अगर कर्व खींचते हैं या शीतलन वक्र खींचते हैं तो हमें क्या है, ये ऐसे असतत वक्र प्राप्त होता है। असतत वक्र प्राप्त होता है, ए बी और ये सी। ये ऐसे देखो, ये अपन ने क्या है, जब वक्र खींचा तो क्रिस्टलीय ठोसों के लिए एक निश्चित बिंदु प्राप्त होते हैं। गलन, ये जो शीतलन वक्र का मतलब है किसी पिघले हुए ठोस पदार्थ को अगर हम जमाते हैं तो उनका टेम्परेचर समय के साथ धीरे धीरे कम होता है, और कम होता है तो कुछ निश्चित बिंदु हमको प्राप्त होते हैं। ये कहलाता है शीतलन। जैसे हम कह सकते हैं सुक्रोज जो शर्करा होती है उसको अपन क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस मानते हैं, क्रिस्टलीय ठोस मानते। उसका गलनांक होता है 458 केल्विन। क्या होता है? 458 केल्विन। अतः हम कह सकते हैं जो सुक्रोज है, सुक्रोज का कितना होता है? 458 केल्विन। ये इसका गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट सुक्रोज का। इससे कम ताप पर सुक्रोज किसके समान कार्य करेगी? ठोस के समान या क्रिस्टलीय ठोस के समान, मतलब क्रिस्टलीय ठोस होगी। परंतु जैसे जैसे अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वह पिघलना शुरू हो जाएगी, या अपन कह सकते हैं वो पिघल जाएगी और पिघलेगी। जहाँ तक वो पूरा सुक्रोज नहीं पिघल जाता वहाँ तक उसका टेम्परेचर जो गलनांक है वो कितना रहेगा? 458 केल्विन नहीं। और उस पिघलने के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है? अपने आप बढ़ जाता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं इनका जो टेम्परेचर होता है, गलनांक होता है, क्या होता है? ये निश्चित होता है। और हम जैसे ही पिघले हुए ठोस पदार्थ को धीरे धीरे ठंडा करते हैं समय के साथ, तो उसके टेम्परेचर में कमी आती है, और टेम्परेचर में कमी आती है तो कुछ बिंदु अपन को निश्चित प्राप्त होते हैं, निश्चित बिंदु प्राप्त होते हैं। तो इस कारण कह सकते हैं इनके गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। गलनांक ही मांग इनके निश्चित होते हैं। ये तो शीतलन वक्र कैसा प्राप्त हो? इसका
असतत। परंतु अगर इसमें देखें तो शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है, सतत प्राप्त होते हैं। देखना इधर, ये टेम्परेचर, ये डिग्री सेल्सियस 0, ये 20, 40, 60 और 80, ये आपका समय टाइम, ये मिनट में मिनट, ये मिनट, और ये है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखना इसमें जो ग्राफ प्राप्त होगा वो ये सतत प्राप्त होगा। इसमें ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? सतत। तो सतत ग्राफ क्यों प्राप्त होता है? इसमें क्या है, गलनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है। और गलनांक अनिश्चित होने के कारण इसमें कोई अपन को ऐसे बिंदु प्राप्त नहीं होते, मतलब निश्चित बिंदु प्राप्त नहीं होते, इसमें सतत ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये कौन सा वक्र है? शीतलन वक्र। तो शीतलन वक्र है, तो शीतलन वक्र असतत किसका होगा? क्रिस्टलीय ठोस का, और सतत किसका होगा? अक्रिस्टलीय ठोस का। तो ये वक्र हो गया। ऐसे ही विदलन, विदलन का मतलब है किसी भी धारदार हथियार से, जैसे चाकू से अगर क्रिस्टलीय ठोसों को काटा जाता है तो उनकी सतह स्मूथ हो जाती है या चिकनी हो जाती है, इसे कहें विदलन। विदलन, तो विदलन में क्या करेंगे, इनकी विदलन करने पर सतह कैसी होगी? इनकी चिकनी होगी, चिकनी व सपाट होगी। सपाट मतलब किसी भी धारदार हथियार या चाकू से काटने पर क्रिस्टलीय ठोसों की कटी हुई सतह चिकनी या सपाट होती है, जबकि इनकी अक्रिस्टलीय ठोसों की कटी हुई सतह खुरदरी होती है, खुरदरी सतह। तो हम कह सकते हैं किसी भी धारदार हथियार से या चाकू से क्रिस्टलीय ठोसों को काटा जाता है तो उनकी सतह चिकनी व सपाट होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों की कटी हुई सतह खुरदरी सतह होती है। तो इस प्रकार से ये इसमें अंतर है। अब देशिकता, समदेशिकता, विषमदेशिकता देख लेते हैं, इसका कारण देख लेते हैं। समदेशिकता, विषमदेशिकता क्या होती है? तो देखिए, विषमदेशिकता, विषमदेशी किसे कहेंगे? विषमदेशी का अर्थ है कि क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण, भौतिक गुण का अर्थ है तनन सामर्थ्य, चालकता, अपवर्तनांक आदि विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं विषमदेशिकता। तो क्रिस्टलीय ठोसों में क्या, कौन सा गुण पाया जाता है? विषमदेशिकता। इसका मतलब है कि कणों की व्यवस्था के आधार पर इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो विभिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, जबकि समदेशिकता में भिन्न भिन्न प्राप्त नहीं होते हैं, समान प्राप्त होते हैं। तो विषमदेशिकता का कारण क्या है देखते हैं। विषमदेशिकता का कारण क्या है हम इस चित्र से समझते हैं। एक छोटा सा चित्र, विषमदेशिकता क्या होती है देखना। विषमदेशिकता, ये इसमें कणों की व्यवस्था को मैं बता रहा हूं, कणों की व्यवस्था, ये कणों की व्यवस्था। माना कि ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है और ये क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसमें मैं प्रकाश पुंज को प्रवाहित करता हूँ दो तरीके से, ये कणों की व्यवस्था है। अब कणों की व्यवस्था है तो मैंने क्या किया, जैसे प्रकाश पुंज को मैंने यहाँ प्रवाहित किया, ए, कौन सी दिशा है ये? ए और बी दिशा। ए बी दिशा में मैं अगर प्रकाश पुंज को प्रवाहित करता हूँ क्रिस्टलीय ठोस में,
तो आप देखना इसके दोनों ओर, ए बी दिशा के दोनों ओर कणों के जो प्रकार है वो समान प्राप्त होते हैं। देखना इधर ये, जबकि अगर मैं इसको सीडी दिशा में प्रवाहित करता हूँ, सीडी दिशा में प्रवाहित करता हूँ, कौन सी दिशा है? सीडी, ये सीडी दिशा। तो सीडी दिशा में प्रवाहित करने पर देखो इस सीडी दिशा के दोनों ओर या सीडी के दोनों ओर जो कणों की व्यवस्था होती है वो एकांतर क्रम में प्राप्त होते हैं। मतलब कण क्या होते हैं? एकांतर क्रम में। देखो ये बड़ा कण है, ये छोटा कण है, जबकि देखो बड़ा 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 बड़ा, ये छोटा कण है, छोटा कण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये बड़ा कण, छोटा कण, बड़ा कण, छोटा कण। तो ये कौन सी व्यवस्था है? ये कणों की व्यवस्था है और ये एकांतर है, अल्टरनेटिव जो ऑर्डर है उसमें। और ये देखो इस प्रकार। तो ए बी दिशा में देखो आप, तो ए बी दिशा में देखोगे तो आप ध्यान रखना समान व्यवस्था प्राप्त कणों, और इधर देखो एकांतर क्रम में कण प्राप्त होते। तो प्रकाश पुंज, यह है प्रकाश पुंज। इस प्रकाश पुंज को हमने प्रवाहित कराया इसमें। तो प्रकाश पुंज को कौन सी दिशा में प्रवाहित कराया? ए बी दिशा में। तो ए बी दिशा में प्रवाहित कराएंगे तो हमें कणों की व्यवस्था दोनों ओर क्या होगी? समान। इसमें कोई एकांतर क्रम नहीं है। जबकि यहाँ सी डी दिशा में क्या होगा? अल्टरनेटिव ऑर्डर में कणों की व्यवस्था प्राप्त होती है। तो यहाँ हम यूं कह सकते हैं इसका जो भौतिक गुण है अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक क्या होगा? ए बी दिशा में और सी डी दिशा में भिन्न भिन्न प्राप्त होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अपवर्तनांक भिन्न भिन्न प्राप्त होगा ए बी दिशा में और सी डी दिशा में। कारण, इसका कारण ये है कि इसमें कणों की व्यवस्था क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग दिशाओं में है। तो ये अपन कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब समदेशिकता क्या होती है। तो समदेशिकता में हमें ये ध्यान रखना है कि समदेशिकता पाई जाती है अक्रिस्टलीय ठोसों में, अक्रिस्टलीय ठोसों। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता पाई जाती है। अब अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता पाई जाती है। इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जय।